Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to give you word for word explanation of the chapter The Lost Child. Chapter number 1, class 9th, CBSE board, book Moments. I have already uploaded the summary of this chapter. ठीक है, पेज 1 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव के एक मेले में जाता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत सारी चीज़ें बाय करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको लेकर नहीं देते। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। अब वो क्यों नहीं लेना चाहता, उसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट पेज पे है कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसका फेस्टिवल है। उसको मनाने के लिए एक मेला लगा है गांव में। और गांव की लेन्स और एले, लेन्स एंड एले दोनों का मतलब होता है गलियां। पतली गलियां हैं, जो नैरो मीन्स पतली पतली गलियां हैं, उनमें से होते हुई भीड़, ह्यूमैनिटी यहाँ भीड़ को बोला गया है, लोगों की जो भीड़ है, गेली क्लैड, गेली मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, क्लैड मीन्स फुल, कवर्ड, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट्स में कवर्ड पूरी जो लोग हैं वो गलियों में से होते हुए उस मेले की तरफ जा रहे हैं। विंट्री शेड है, मतलब कि प्रॉपर विंटर नहीं है, हल्का सा विंटर का जो है वो इफ़ेक्ट है। अब कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ रोड ऑन हॉर्सेस, रोड वर्ड बना है राइड से, उसकी सेकंड फॉर्म है। कुछ घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ बुलो कार्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है, बैलगाड़ी जो है उसमें जा रहे हैं क्योंकि गांव है। और एक छोटा बच्चा जो है वो इधर उधर भाग रहा है अपने फादर की लेग्स के इन बिटवीन, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और कहते पूरा लाइफ और लाफ्टर से, एनर्जी से, हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, स्पिरिट से, लाइफ से भरा हुआ है वो बच्चा। इज़ वेरी हैप्पी। ओवर ब्रिमिंग इज़ ओवरफ्लोइंग। ठीक है, ओवरफ्लो हो रही है एक्साइटमेंट उसके अंदर, और वो जा रहा है मेले में अपने पेरेंट्स के साथ। एंड दिस इज़ विजिबल इन द पिक्चर ऑल्सो। अब उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। ठीक है, वो बेचारा लैग बिहाइंड हो जाता है, यानी हर थोड़ी देर बाद वो पीछे रह जाता है। अब वो पीछे क्यों रहता है? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाता है जो शॉप्स हैं वहाँ पे, टॉय शॉप्स जो हैं उनको देख के। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो जैसे उसको बुलाते हैं पेरेंट्स, तो वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। ठीक है, उनको जो है ओबे करता है, ओबीडियंट होता है कहना मानना, तो उनको ओबे करता हुआ भाग के उनके पास चला जाता है। लेकिन अभी भी उसकी जो आँखें हैं, लिंगरिंग ऑन, यानी अभी भी उसकी आँखें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लुकिंग एट, कहाँ पे देख रही हैं वो? ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। मूव, रिसीडिंग का मतलब है मूविंग अवे। जो टॉयज़ की दुकान अब उनसे दूर जा रही है। एक्चुअली दुकान दूर नहीं जा रही, एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स के साथ दुकान से दूर जा रहा है, रिसीडिंग अवे। लेकिन उसकी आंखें जो है, लिंगर ऑन मीन्स अभी भी वहीं अटकी हुई हैं, अभी भी टॉयज़ के ऊपर ही उसका ध्यान है। वो टॉयज़ जो है उनको बाय करना चाहता है, फाइन, लेकिन कर नहीं पाता। अब वो अपनी जो डिज़ायर है उसको बाय करने की, उसको सप्रेस नहीं कर पाता अपने हार्ट में। हार्ट में सप्रेस का मतलब है दबा लेना, किसी चीज़ को रोक लेना, रोक नहीं पाता। लेकिन दूसरी साइड उसको ये भी पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको लेकर नहीं देंगे। ही न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। वो उनकी आंखें पढ़ लेता है अपने पेरेंट्स की, और उसको दिखता है कि उनकी जो आंखें हैं उनमें वही पुराना वाला कोल्ड स्टेयर है, मतलब कि वो उसको एंग्री लुक्स जो हैं वो दे रहे हैं। उसको वो लुक पता है कि जब भी उसके पेरेंट्स उसको वो लुक देते हैं, इट मीन्स उनकी तरफ से नो होता है। सो लेकिन फिर भी वो बोल देता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड मीन रिक्वेस्टेड, तो वो रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज सिमिलर टेरेंट वे। टेरेंट्स मीन क्रूअल वे। अब उसके फादर, मतलब रेड आई का मतलब ये नहीं कि उनकी आंखों का रंग एक्चुअली में लाल हो जाता है, रेड आई मीन विद एंगर। तो बड़े गुस्से से उसके पापा जो हैं उसको एंगर से देखते हैं, और ये बड़ा ही फेमिलियर क्रूअल वे है उसके फादर का। ठीक है, फेमिलियर क्रूअल है, इट मीन्स वो हमेशा ही उसके साथ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, so his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. लेकिन अब उसकी मदर जो है वो क्या है, मदर्स जो होती हैं वो हमेशा ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो वो बेचारी उसकी जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, बच्चे को उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं।
ठीक है। मेल्टेड का मतलब है यहाँ पे अफेक्ट हो जाना, और टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, कि दिन बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, मेला लगा हुआ है, तो उसकी मदर नहीं चाहती कि कोई अगली सीन क्रिएट हो, उसके फादर उसको मारें या डांटें, तो वो उसको अपनी फिंगर पकड़ाती हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं कि वो कहीं और देखे। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. अब क्या है कि सरसों का खेत है, मस्टर्ड फील्ड ये सरसों का खेत है, सरसों के छोटे छोटे फूल जो हैं वो उसके ऊपर आए हुए हैं, पेल कलर पूरा वो खेत के ऊपर जो है वो फैला हुआ है, जो गोल्ड के जैसा लग रहा है, और बहुत बड़ा खेत है, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन मीन्स एक समतल जो जगह है, ठीक है, उसके ऊपर ये खेत जो है वो फैला हुआ है, तो मदर बच्चे का ध्यान उस तरफ कर देती है। A group of dragonflies were buzzing about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैप्टर की जो वोकैब है दैट इज़ बॉम्बास्टिक वन, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन, इट्स अ पैसिव वन, फाइन। जबकि चैप्टर बहुत ही सिंपल है, स्टोरी कुछ खास नहीं है चैप्टर की। अब उसकी मदर जो है उसका ध्यान जो है ड्रैगन बटरफ्लाइज की तरफ कर देती है, जो कि मस्टर्ड फील्ड्स के ऊपर उड़ रही हैं। बस्टिंग मीन्स दे आर मूविंग एनर्जेटिकली। गॉडी मीन्स वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार उनके पर्पल कलर के विंग्स हैं। इंटरसेप्टिंग मीन्स इंटरफेयरिंग, और वो वहाँ पे कोई बटरफ्लाई या ब्लैक बी उड़ रही है जिसके साथ वो इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि आपस में वो टकरा रहे हैं या आपस में एक डिफरेंट डायरेक्शंस में वो उड़ रहे हैं। दोनों ही बटरफ्लाई भी हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी हैं, और बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स में से अपने लिए स्वीटनेस ढूंढ रही है, फाइन, जो कि हमें पता कि बटरफ्लाई का फूड होता है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। अब जो बच्चा है अपनी जो आँखें हैं उनके ऊपर टिका के उसको उसका पीछा करता है, ठीक है, उनको सिर्फ एक का नहीं, मतलब जितने फ्लाइज हैं उनका वो पीछा करने की कोशिश करता है। गेज़ का मतलब होता है देखना, मतलब ध्यान से किसी चीज़ को देखना, तो वो अपनी निगाह उनके ऊपर टिका के नज़र उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। जब तक कि उनमें से कोई एक अपने विंग्स को स्टिल ना कर ले, स्टिल मीन्स रोक ले, और कहीं बैठ जाए और बच्चा उसको कैच करने की कोशिश करे। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर when he had almost caught it in his hands। लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने लगता है तो वो ऊपर हवा में उड़ जाती हैं। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, अब ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स कि अपने विंग्स को मूव करते हुए तेज़ तेज़ वो ऊपर हवा में उड़ जाती हैं, ठीक है। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। अब फिर दोबारा उसकी मदर उसको एक cautionary call देते हैं। cautionary means alert करते हैं उसको कि हम आगे निकल गए हैं, वो पीछे रह गया, तो उसको फिर दोबारा से बुलाती हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज़ फुटपाथ पे से होते हुए फिर तुम आओ। He ran towards his parents gaily, gaily का मीनिंग मैंने पहले भी बता दिया, cheerfully, very happily, and walked abreast of them for a while। abreast means side by side, उनकी साइड्स उनके साथ साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के वो साथ साथ अब चलने लग गया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब क्या होता है, वो फिर दोबारा से पीछे रह जाता है पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि अब वो अट्रैक्ट हो जाता है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स हैं जो फुटपाथ में से बाहर निकल रहे हैं अपनी हाइडिंग प्लेसेस, यानी कि अपनी छुपी हुई जो प्लेसेस है। जो आपको मालूम है, जो इंसेक्ट्स हैं नॉर्मली धरती में जो है अपनी बोरो कर लेते हैं, थोड़ी छोटी स्पेसेस बना के वहाँ रहते हैं, तो उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं और बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड दे आर टीमिंग आउट। टीमिंग आउट मीन्स इन ग्रुप्स दे आर कमिंग आउट, ठीक है। और वो सनशाइन जो है वहाँ पे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। तो जो विंटर टाइम में हमें पता है सारे इंसेक्ट्स जो हैं अपने अपने घरों में हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, यानी कि वो 6 महीने तक या जब तक विंटर रहता है बाहर नहीं आते। तो अब वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए बाहर आ रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम, ठीक है। ग्रूव का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रीज़। अब फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और वो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ की शेड के नीचे वो बैठ गए हैं, ठीक है। एज यानी कि उसका किनारा है, वेल है, कुआं है एक, उसके नीचे जो एक पेवमेंट टाइप ऑफ एरिया बना हुआ है वहाँ पे, और बच्चा भाग के उनके पास चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर
द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब कहते जैसे ही वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है तो वो जो ग्रूव है, जो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है, उसमें से ढेर सारे फ्लावर्स जो हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं, शवर हो जाते हैं, और वो फिर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और उनको इकट्ठा करने लग जाता है। रेनिंग पेटल मीन्स, पेटल्स होता है फूलों की पत्तियाँ, रेनिंग मीन्स उसके ऊपर शावर हो रही हैं, रेन हो रही हैं, पेड़ पर से गिर रही हैं, तो वो उनको इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब उसका ध्यान जो है बच्चे का किसकी तरफ चले जाता है? डव की तरफ चले जाता है। ठीक है, डव को आप गूगल करोगे तो उसकी पिक्चर देख सकते हो, इट्स अ बर्ड। तो उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है और उसके हाथ से वो जो सारी पेटल्स हैं वो गिर जाती हैं। फॉरगॉटन हैंड यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बच्चा है उसका जो अटेंशन का टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम है। एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे ही दूसरी चीज़ देखता है पहली वाली को भूल जाता है, तो वो भूल जाता है कि उसके हाथ में वो पत्तियाँ पकड़ी हुई हैं, तो वो पेटल्स उसके हाथ से छूट जाती हैं और उसका ध्यान डव की तरफ हो जाता है। कूइंग जो है दैट इज़ द साउंड ऑफ द डव, वो जो बर्ड साउंड करता है उसको बोलते हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब फिर दोबारा वो बच्चे को बुलाते हैं। अब वो बच्चा जो है फिर दोबारा भागकर किस साइड चला गया? एक बनियन ट्री है, ठीक है, एक बरगद का पेड़ है, उसके आसपास वो वाइल्ड केपर्स मीन्स वाइल्ड डांसिंग मूव करने लग गया है। इज़ डांसिंग इन अ वाइल्ड वे अराउंड दैट बनियन ट्री, फाइन। और वाइल्ड केपर्स का मतलब अनकंट्रोल्ड रनिंग भी होता है, काइंड ऑफ। हम कहते हैं कि क्या नाची जा रहा है, तू उधर जाके इधर आ जाओ, जब काइंड ऑफ, या कोई उसके अनकंट्रोल मूव्स हैं या यूं ही इधर उधर वो भाग रहा है बनियन ट्री के अराउंड, उसको हम वाइल्ड केपर्स कह सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स जो हैं गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, अब उसको वो उठा लेते हैं गोद में, उसको साथ में ले लेते हैं और वो नैरो और वाइंडिंग जो फुटपाथ है उस पर से होते हुए गुजर के लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और मस्टर्ड फील्ड्स जो थे उसके बीच में एक रास्ता बना हुआ था जो सरसों का खेत है, उसमें से होते हुए वो मेले की तरफ चल पड़ते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ का मीन्स है जिगजैग टाइप का फुटपाथ है, उसके ऊपर से गुजरते हुए मस्टर्ड फील्ड में से होते हुए वो मेले की तरफ चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. This is page number 3, first paragraph. As they neared the village, अब जैसे भी वो विलेज के पास वहाँ पहुँचते हैं, उस एरिया के पास पहुँचते हैं, तो जो बच्चा है वो देखता है कि जो फुटपाथ्स हैं वहाँ पे और बहुत सारे फुटपाथ्स हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे है क्राउड, ठीक है, वो क्राउड से, लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है उससे वो भरा पड़ा है सारा एरिया जो है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स कमिंग टुगेदर टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो मेला है। और कन्वर्जिंग मीन्स पूरे ग्रुप बना बना के वहाँ पे कमिंग टुगेदर, लोग जो हैं आ रहे हैं, थ्रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे है लोग। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, अब उसको वहाँ एकदम से रिपेल्ड फील होता है। रिपेल्ड होता है जब हम किसी चीज़ से पीछे हट जाते हैं, कोई चीज़ हमें नेगेटिव लगती है, हम एकदम से उससे पीछे हट जाते हैं। तो इतनी भीड़ देख के एक सेकेंड के लिए बच्चा जो है वो डर जाता है। फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो बड़ा कन्फ्यूज़ है कि इतने लोग, ठीक है, उससे वो फैसिनेट भी होता है, एक्साइटेड भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डर भी जाता है, बड़ा कन्फ्यूज़ होता है इतनी भीड़ देख के। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. अब जो मेला है, जहाँ मेला शुरू होता है, वहाँ पे एक मिठाई वाला खड़ा हुआ है। हॉक्ड होता है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बता रहा है कि उसके पास गुलाब जामुन है, उसके पास रसगुल्ले हैं, उसके पास बर्फ़ी है, ठीक है, फाइन। वो सेल करने की कोशिश कर रहा है। और एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेला है उसकी एंट्रेंस के कॉर्नर पर है वो, फाइन। और वहाँ पे काफ़ी सारी क्राउड और भी है। क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, मतलब उसने वो जो वहाँ वो टेबल या जो भी कुछ लगाया जिसके ऊपर उस मिठाइयाँ रख के बेच रहा है, वहाँ पे क्राउड है।
और एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। आर्किटेक्चर मीन्स उसने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, बड़े क्रिएटिव वे में जो स्वीट्स हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ है और उनको डेकोरेट किया हुआ है सिल्वर और चांदी और सोने के वर्क से। आपको पता है कि खाने की जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर सोने और चांदी का जो वर्क है वो लगाया जाता है। द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for Burfi. That was his favorite sweet. I want that Burfi, he slowly murmured. अब जो है उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई है बर्फ़ी, लेकिन वो मर्मर्ड करता है। मर्मर्ड होता है टू सेड वेरी क्वाइटली, बड़ी धीरे से अपने ही मुंह में बात बोल जाना, हेजिटेंटली किसी बात को बोलना। तो वो डर के मारे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलता क्योंकि उसके फादर का इम्पैक्ट उसके ऊपर ऑलरेडी इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो वो ही हाफ न्यू का मतलब कि हेजिटेंट है, वो पूरा थॉट नहीं है उसके दिमाग में। एज ही बेग्ड, दैट इज़ प्ली का अगेन मतलब है रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड मीन्स टू पे अटेंशन। अब वो बड़ी धीरे से मांगता है बर्फ़ी, क्यों? क्योंकि उसको पहले ही मन में पता है कि अगर जो मेरी रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं होगी, उसकी तरफ हीड पे नहीं की जाएगी, अटेंशन पे नहीं की जाएगी बाय हिज पेरेंट्स। बट हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। और वो अपने मन में ही इस बात को एज्यूम करता है, मन में सोच लेता है कि मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि मैं बड़ा ग्रेडी हूँ, ठीक है, मैं बड़ा लालची हूँ, अब मुझे बर्फ़ी चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो वेट ही नहीं करता कि उसके पेरेंट्स उसको येस कहते हैं या नो कहते हैं बर्फ़ी के लिए, वो उनके साथ आगे चल पड़ता है। फर्दर एक फ्लावर सेलर है, वो आवाज़ें दे रहा है, वो हॉक कर रहा होता है और वो कह रहा होता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर एक तरह के फूल होते हैं और उनका वो एक गार्लैंड यानी कि उनकी जो माला है फूलों की वो बेच रहा होता है। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन मीन्स ड्रॉन होता है अट्रैक्ट हो जाना, इररेसिस्टिबली होता है जहाँ हम अपने आप को रोक ना पाएँ। तो अब बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जो फूलों की माला है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब वो उस बास्केट की तरफ जाता है जिसमें फ्लावर्स का जो है ढेर लगा हुआ है। हीप का मतलब है ढेर, ले का मतलब है पड़ा है, कि एक पूरा फूलों का ढेर पड़ा है। और फिर वो दोबारा हेजिटेंटली कहता है कि मुझे ये माला चाहिए। बट वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ज़ोर से नहीं मांगता, धीरे से बोलता, क्योंकि उसको मन में फिर दोबारा ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि ये तो बड़ी ही आम सी चीज़ है, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये तो बड़ी ही मतलब वैल्यूलेस चीज़ है, इसकी क्या वैल्यू है, फ्लावर्स की माला ही तो है, बड़ी चीप सी चीज़ है। तो फिर वो उनके आंसर का वेट नहीं करता और आगे चल पड़ता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. अब आगे उसको एक बलून सेलर जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स हैं, उसने एक स्टिक के ऊपर लगाए हुए हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब फिर दोबारा जो बच्चा है वो उन बलून्स की तरफ, उनके सिल्कन प्यारे कलर जो हैं, उनकी जो शाइन है, ग्लोरी मीन्स जो उनकी शाइन है, रेनबो इसलिए बोला है क्योंकि वो हर कलर के जो बलून्स हैं वो उस पर्सन के पास हैं। तो उसके अंदर फिर एक डिज़ायर, ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भर जाती है। टू पोजेस देम, पोजेस होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, तो उनको हासिल करने की उसके अंदर एक डिज़ायर आ जाती है बच्चे के। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, सो ही वॉकड ऑन फादर। अब फिर क्या होता है, फिर उसको मन में ये बिलीव आता है कि अगर मैंने बलून्स मांगे तो मेरे पेरेंट्स को लगेगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ और बलून से तो छोटे बच्चे खेलते हैं, तो मैं क्या करूँगा इनका। फिर वो कुछ नहीं कहता, फिर आगे चल पड़ते हैं। अ स्नेक चार्मर स्टूड playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब उसको एक सपेरा यानी कि एक स्नेक चार्मर जो है वो दिख जाता है बच्चे को। वो जो है फ्लूट यानी बीन है, यहाँ पे वो बीन बजा रहा है, और एक स्नेक जो है वो कॉइल्ड इटसेल्फ, कॉइल्ड होता है अपने आप को राउंड राउंड करके बैठना, जैसे कि स्नेक बैठता है, कुंडली मार के जिसको हम कहते हैं बैठता है, वो बास्केट में बैठा हुआ है और बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी ही ग्रेसफुली, बड़े ब्यूटीफुल वे में वो अपनी जो नेक है वो बाहर को निकालता है। जो स्नेक है, जब स्नेक चार्मर बीन बजाता है, ठीक है, अपनी गर्दन बाहर को निकालता है स्वॉन की तरह।
फाइन। स्वान इज़ अगेन अ बर्ड, उसकी तरह एक वो अपनी जो नेक है उसको बाहर निकालता है और जो म्यूज़िक है वो बज रहा है, स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। अब जो स्नेक है उसके ईयर्स हमें विजिबल तो नहीं होते कि है कि नहीं है, लेकिन स्टोल इनटू का मतलब है पास्ड इनटू, कि उसके कानों में वो म्यूज़िक चला जाता है स्नेक के। फाइन। और वो उस म्यूज़िक के ऊपर एक तरह से डांस करता है, ऐसे डांस करता है जैसे कि जो जेंटल रिपलिंग होती है, दैट इज़ सॉफ्ट रशिंग साउंड। जेंटल रिपलिंग का मतलब है वेरी सॉफ्ट साउंड, लेकिन यहाँ जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, यहाँ पे मतलब है कि जो वाटरफॉल जो होती है उसकी जो रिपलिंग साउंड होती है उससे उसने बीन की साउंड को कंपेयर कर दिया है कि जो बीन की साउंड है वो इतनी मेलोडियस है, इतनी प्यारी कानों को लगती है, उस पर वो जो स्नेक है जिसके कान इनविजिबल हैं वो डांस कर रहा है और अपनी नेक को स्वैन की नेक की तरह बास्केट में से बाहर निकाल रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉस म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फादर। अब वो जाता तो है स्नेक चार्मर की तरफ जो बच्चा है, लेकिन फिर उसको पता है कि उसके पेरेंट्स को फॉरबिड करेंगे। फॉरबिड का मतलब है मना करना, वो उसको मना कर देंगे क्योंकि जो म्यूज़िक है वो कॉर्स है, यानी कि रफ़ है, श्रिल है, कानों को ज़्यादा अच्छा लगने वाला नहीं है, मेलोडियस नहीं है। ठीक है, तो उसको, और ये सारी उसकी अजम्पशन है बच्चे की कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कहेंगे, मेरे पेरेंट्स ऐसा कहेंगे। कहा उन्होंने कुछ भी नहीं है, ये बच्चा अज्यूम कर लेता है पहले से ही। क्योंकि देखा जाए तो हमें भी अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, लोगों के बारे में पता होता है, तो हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो यही आंसर करेंगे। हो सकता है उन्होंने वो आंसर ना करना हो, लेकिन हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि वो यही आंसर करेंगे, तो बच्चे को भी यही लगता है कि वो ये आंसर करेंगे। थोड़ा ऐसा भी है कि चैप्टर के बिगनिंग में जब वो टॉय मांगता है तभी उसके फादर उसको आँखें दिखा देते हैं, तो इसलिए भी उसके मन में ये है। अब वो आगे चल पड़ते हैं फिर दोबारा, फिर वो देख लेता है एक राउंड अबाउट एक गोल झूला होता है। हम सब ने ही शायद वो झूले पे झूटे लिए हुए हैं, ठीक है, मैंने तो लिए हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी लिए होंगे, आप पिक्चर में देखना। ठीक है, तो men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब जो बच्चा है वो राउंड अबाउट जो है, मैरी गो राउंड विद एनिमल्स, सीड्स लगी होती हैं उसके ऊपर, मैरी गो राउंड भी बोलते हैं उसको देखता है। वो गोल गोल चल रहा है, वर्लिंग मोशन का मतलब होता है गोल गोल घूम रहा है। लोग जो हैं उस पर श्रीक एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स वेरी काइंड ऑफ लाफ्टर ऑफ एक्साइटमेंट है। श्रीक मीन्स चीखे मार रहे हैं लोग, स्क्रीम कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं उस राउंड अबाउट का। अब बच्चा जो है उनको बड़ी इंटेंटली, बड़े ध्यान से उन लोगों को देखता है और फाइनली पूरी हिम्मत गैदर करके वो बोल देता है कि भाई मैंने इस पे झूला लेना है। वो अपने पेरेंट्स को ये बात बोल देता है। There was no reply. Page number 4. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब वो देखता है कि आवाज़ कहीं से नहीं आ रही, पेरेंट्स कोई येस नो बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब वो इधर उधर मुड़ के देखता है, साइडों पे देखता है, आगे पीछे हर जगह देखता है, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे होते ही नहीं हैं। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear. अब कहते हैं कि एक ज़ोर से वो रोना शुरू हो जाता है। रोज़ वर्ड इज़ फ्रॉम राइज़, यहाँ ये रोज़ फ्लावर नहीं है, रोज़ होता है राइज़ यानी कि उठना। उसके ड्राई थ्रॉट में से एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोने की आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क इज़ झटका लगना, एकदम से उसको इस बात का झटका लगता है और उसकी जो बॉडी है, कहने का मतलब है कि वो इधर उधर भागने लग जाता है, इधर उधर ढूंढने लग जाता है और ज़ोर से रोता है। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट फियर्स एंड हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। ठीक है, अब उसके आंखों में से जो आंसू हैं वो रोल डाउन होने लग जाते हैं, टीयर्स निकलने लग जाते हैं उसके। ठीक है, हॉट टीयर्स, फियर्स यानी वॉयलेंट, ठीक है, वॉयलेंट टीयर्स हैं उसके। फाइन। फ्लश्ड फेस मीन्स रेड हो जाता है उसका फेस। कन्वल्स्ड का मतलब होता है ओवरटेकन या कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल्स विद फियर।
यहाँ पे हो गया ओवरटेकन, मतलब वो डर में पूरा उसको ओवरटेक कर लेता है उस बच्चे को, पूरी तरह से डर में वो बच्चा जो है वो सिमट जाता है, पैनिक स्ट्रिकन हो जाता है, इधर उधर भागता है, हितर तितर मीन्स हियर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक फादर मदर चिल्लाता है, ही वेल्ड का मतलब होता है टू क्राई वेरी बैडली, उसकी जो टर्बन है बच्चे ने की जो है वो उतर जाती है, उसके क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरह से वो एक तरह से पागल हो जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। Fine. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated. He cries suppressed into sobs. His cries. ठीक है, अब क्या होता है, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, वो भी है इधर उधर भागना, तो वो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। रेज ऑफ रनिंग का मतलब है रनिंग ड्यू टू पैनिक स्ट्रिकन है पूरी तरह से। अब बेचारा हार जाता है वो। स्टूड डिफीटेड मीन्स हार के खड़ा हो जाता है एक जगह पे, डिफीटेड होता है हार जाना, ठीक है। स्टूड इज़ द वर्ड फ्रॉम स्टैंड, और उसको पेरेंट्स नहीं मिलते, अब उसका रोना बंद हो जाता है, और उसका रोना सप्रेस होकर टर्न किस चीज़ में होता है, सॉब्स में। सॉब्स होता है जब हम रोने के बाद हम चुप हो जाते हैं और सॉब्स लेते हैं, ठीक है। अब सॉब्स के लिए व्हाट हिंदी वर्ड शुड आई से, मीन्स कि वो सिसकियाँ ले लेकर वहाँ पे रोता है, वो ज़ोर से नहीं रोता, एक जगह खड़ा होकर वो सिसकियाँ भर रहा है। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब वो कहते थोड़ी दूर पे देखता है कि कुछ men और women आपस में बातें कर रहे हैं। फिल्मी आइज़ का मतलब यहाँ पे है कि there is a complete film of tears, जो कि उसके इतने निकले, उसकी एक complete लेयर उसकी आँखों के आगे आ गई है, ठीक है। He tried to, हाँ, फिल्म ऑफ टीयर्स ऑन आइज आ जाना। सो ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, सो हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। अब वो बड़े ध्यान से वहाँ येलो क्लोथ्स हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है इंडिया में, तो उसमें येलो क्लोथ्स ही ज़्यादा पहने जाते हैं, तो सब ने वो मोस्टली येलो क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो उसमें वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं होते, और जो लोग खड़े होते हैं वो हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और वो इस लास्ट लाइन का मतलब फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग मीन्स कि कोई खास वजह नहीं है, यूं ही बस टाइम पास कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बट उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father, near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick and men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब कहते कि वो भाग के एक श्राइन की तरफ जाता है। वैसे तो श्राइन किसी भी रिलीजियस जगह को हम बोल सकते हैं, किसी पीर बाबा जी की दरगाह को बोल सकते हैं, टेंपल को बोल सकते हैं, गुरुद्वारे को बोल सकते हैं, मॉस्क को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ लाइन नंबर 4 में मेंशन है कि ये एक टेंपल है और वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, और वो भाग के उस टेंपल की तरफ वहाँ जाता है, और वहाँ पे ज़रा एक इंच की भी जगह नहीं है। कंजेस्टेड विद मैन मीन्स लोगों से, आदमियों से वो जगह जो है वो पूरी तरह से भरी पड़ी है, और वो उनकी लेग्स में से होता हुआ अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ वहाँ जाता है, और अभी भी वो सिसकियाँ भर रहा है। लिंगरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, उसकी जो सिसकियाँ वो चल रही हैं, और मदर फादर बोल रहा है। उसकी टेंपल की एंट्रेंस पे वो पहुँच जाता है। वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कंधे से कंधा लोगों का आपस में टकरा रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। जॉसल विद ईच अदर का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से वो टकरा रहे हैं, ठीक है। और हैवी मैन हैं वहाँ पे, बहुत सारे हेल्दी एडल्ट पीपल हैं, उनकी जो आँखें हैं वो लाल हुई हैं। मर्डरस आइज़ का मत, और हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग बिल्ट लोग हैं। मर्डरस आइज़ मीन्स बड़े गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। The poor child struggled to thrust away between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. Brutal होता है क्रूअल, ठीक है। ब्रूटल का मतलब क्रूअल है, वैसे ब्रूटल का मतलब हम कहते हैं जो जानवर जैसा बिहेव करे उसको हम ब्रूटल बोल देते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्रूअल है। वो बच्चा उनकी लेग्स में से होते हुए थ्रस्ट अवे मीन्स अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो उनकी लेग्स में लगता है, नीचे गिर जाता है। टू एंड फ्रो मीन्स कभी आगे कभी पीछे की तरफ वो होता है, और उनकी जो बड़े एडल्ट्स वहाँ हैं उनकी लेग्स के बीच में उसकी क्रश होने वाली हालत हो जाती है। ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ट्रैम्पल्ड का मतलब अगेन क्या है, कुचले जाना, कि अब वो कुचले जा सकता था लोगों के फुट के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस
फादर मदर। अगर कहते, हैड ही का मतलब यहाँ क्या है, अगर कहते वो ज़ोर से शरीक ना किया होता, चिल्लाया ना होता, हाईएस्ट ऑफ द पिच मतलब जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से वो चिल्लाया, मदर फादर मदर फादर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। अब कहते कि वहाँ पे एक पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा उस क्राउड, इतनी जो सर्जिंग क्राउड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भीड़ है उसमें उसकी आवाज़ को सुनता है। स्टूपिंग का मतलब है झुकना, बेंट होना। बड़ी डिफ़िकल्टी से वो बेंट होके बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नाउ दैट पर्सन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ठीक है, वो बच्चे से पूछने लग जाता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास मतलब, मास का मतलब है पॉपुलेशन के बीच में से जब वो निकल आता है, ठीक है, मूव अवे कर जाता है, तो वो बच्चे से पूछता है और ये क्वेश्चन पूछने पे बच्चा आंसर नहीं करता, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother and my father. अब वो उसको चुप करवाने के लिए, बच्चे को पैसिफाई कराने के लिए उसको राउंड अबाउट पे ले जाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम एक झूला लोगे, क्या एक राइड लोगे इसके ऊपर। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे राइड नहीं लेनी। वो नहीं भी नहीं कहता, बल्कि वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो शाउट करता है कि मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listening to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ear with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want mother and I want my father. अब वो उसको सपेरे के पास ले जाता है। सपेरा अभी भी बीन बजा रहा है और जो कोबरा है उसकी बीन के ऊपर नाच रहा है, ठीक है, अभी भी वो नाच रहा है। स्वे का मतलब है मूविंग साइडवेज, कि स्वे हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है और नाच रहा है उस बीन से। लेकिन बच्चा जो है अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है कि मुझे ये नहीं सुनना, और डबल पिच मीन्स और ज़्यादा ज़ोर से वो चिल्लाता है कि मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। The man took him near the balloons, thinking that the bright color of balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. Persuasively means convincingly. वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि काश बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो कन्विंस करते हुए उसको कहता है कि देखो कितने अच्छे रेनबो कलर के बलून्स हैं, क्या तुम्हें चाहिए। The child turned his eye from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा जो अपना मुंह है, अपनी आँखें हैं, दूसरे डायरेक्शन में कर लेता है और फिर रोते हुए क्या मांगता है, मम्मी पापा। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? अब जो मैन है उसको चुप कराने की कोशिश में, बोर मीन्स उठा के उसको ले जाना, बियर हिम वहाँ पे लेकर जाना, गेट के पास ले जाता है जहाँ से मेला शुरू हो रहा है और वहाँ पे वो फ्लावर वाला है, तो वो उसको कहता है कि क्या तुम एक माला लेना चाहोगे। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Reiterated का मतलब होता है किसी बात को repeatedly बोलना। फिर वो अपना नोज़ वो फ्लावर्स से दूर कर लेता है और बार बार रिपीट करता है, reiterated करता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking to humor his disconsolate means unable to comfort। अब वो उसको comfort नहीं कर पाता, वो पर्सन disconsolate होता है, वो पर्सन बच्चा जो है वो उसको comfort नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि मैं अब इसको और क्या गिफ्ट लेके दूँ, ठीक है, और क्या करूँ, इसको कैसे मैं इसको खुश करूँ, इसको हंसाऊँ मैं बच्चे को। तो वो फाइनली उसको स्वीट शॉप पे ले जाता है। What sweets would you like, child? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. फिर वो अपना जो फेस है वो दूर कर लेता है और फिर वो यही कहता है कि मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हम इस स्टोरी को ध्यान से देखें, इट्स एन ओपन एंडेड स्टोरी, हमें पता नहीं है कि लास्ट में उसको उसके पेरेंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि ये मुल्क राज आनंद ने लेसन में लिखा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इस स्टोरी से हमें समझ आती है वो ये है
कि जिन चीज़ों को, जिन इंसानों को हम वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी वो डिज़र्व करते हैं, या हम दिल में उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनको हम एक्सप्रेस नहीं करते, तो जब वो लोग हमसे दूर चले जाते हैं या वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है। तब हमें पता चलता है कि वो कितने वैल्यूबल थे, कि हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये हमें यही मैसेज देता है। फाइन, सो हियर फिनिशेस दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विल बी मीटिंग सून विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।